गुड मॉर्निंग गाइस, आई एम होपफुल कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, सेफ होंगे, सिक्योर होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे, है ना। और आई एम होपिंग कि थोड़ा बहुत आप पढ़ रहे होंगे। कल मैंने आपको थोड़ा सा बताया था यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के बारे में, और आज मैं आपको थोड़ा सा बताने वाला हूँ यूनिफिकेशन ऑफ इटली के बारे में। बहुत जल्दी 4-5 पॉइंट में बता के उसको खत्म करने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, द फर्स्ट पॉइंट इज कि इटली जो आप प्रेजेंट टाइम में जानते हैं वो उस टाइम पे 7 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड है। कितने पार्ट में? 7 अलग अलग पार्ट में। उस 7 पार्टों में सिर्फ एक अकेला ऐसा पार्ट सार्डिनिया पिडमॉन्ट जो था वो था अंडर द कंट्रोल ऑफ इटालियन प्रिंसली हाउस। मतलब कि इटली के प्रिंस जो थे वो सिर्फ एक ही पार्ट को रूल करते थे जिसका नाम था सार्डिनिया पिडमॉन्ट। बाकी के जो 6 पार्ट थे वो अलग अलग रूल करते थे। नॉर्थ इटली जो थी, है ना, वो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग के कंट्रोल में थी। ठीक, सेंटर जो था वो पोप के कंट्रोल में था, और जो साउथ इटली थी वो अंडर द कंट्रोल थी बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन। बहुत ध्यान से, नॉर्थ वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग्स, सेंटर जो थी वो पोप के कंट्रोल में थी, और जो साउथ इटली थी वो अंडर द कंट्रोल में थी बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन। आगे समझिए, होता क्या है कि 1830 में गिस्पी मजीनी जो होते हैं वो कोशिश करते हैं कि इटली को यूनिफाई करे, वो फेल हो जाते हैं। ठीक, दे फेल्ड। 1848 में रेवोल्यूशंस होती है, फिर से वो कोशिश करते हैं कि वो इटली को यूनिफाई करे, वो भी फेल हो जाते हैं। जब ये सारे रेवोल्यूशंस फेल हो जाते हैं तो इटली को यूनिफाई करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो आ जाती है सार्डिनिया पिडमॉन्ट के रूलर के ऊपर, जिनका नेम होता है किंग विक्टर इमैनुअल II। ठीक है, ये चीज़ किंग विक्टर इमैनुअल II के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि वो इटली को यूनिफाई करे। ठीक, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। वहाँ के उस टाइम के सार्डिनिया पिडमॉन्ट के जो चीफ मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर का मतलब जो चीफ आर्मी के जो चीफ थे, जिनका नाम था काउंट कैवियोर, वो क्या करते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इटली को यूनिफाई करने में। उनके जो फोर्सेज होती है, देखो, जो काउंट कैवियोर था वो बहुत ही एक डिप्लोमेटिक पर्सन था। सबसे पहले काउंट कैवियोर को हेल्प मिलता है गैरीबल्डी से। गैरीबल्डी एक ऐसा पर्सन था जिसके पास बहुत सारे लोगों का सपोर्ट था, उसके पास खुद की एक आर्मी थी। ठीक है, तो काउंट कैवियोर दिमाग लगाते हैं। काउंट कैवियोर क्या करते हैं, वो गैरीबल्डी के साथ में अपना, समझो कि एक तरीके से गैरीबल्डी उनकी हेल्प करता है, दोनों हाथ मिलाते हैं। दोनों हाथ मिला के क्या करते हैं कि वो साउथ में जो किंगडम ऑफ टू सिसलीज थी, ठीक है, साउथ में जो किंगडम ऑफ टू सिसलीज थी वहां से वो स्पेनिश रूलर्स को भगा डालते हैं। ठीक, काउंट कैवियर गैरीबल्डी मिलकर स्पेनिश रूलर्स को साउथ से उन्होंने भगा डाला। फिर कैवियर क्या करता है, फिर से वो क्या करता है, अपने डिप्लोमेसी का यूज करता है, फ्रेंच के साथ में दोस्ती बढ़ाता है, और फ्रांस के साथ में दोस्ती बढ़ा के वो क्या करता है कि नॉर्थ से वो ऑस्ट्रियन रूलर्स को भगा डालता है। ठीक, दोनों जगह से दोनों चले गए। किंगडम ऑफ टू सिसलीज उधर से मिल गया, जो नॉर्थ के पार्ट्स थे वो इटली को मिल गए, और इस तरीके से क्या होता है कि इटली का जो यूनिफिकेशन है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है, और इटली जो है वो एक यूनिफाइड स्टेट बन जाती है। ठीक है, ये चीज़ समझिए। ठीक है, जब हर जगह से सारे रूलर्स को उन्होंने भगा दिया तो इटली यूनिफाइड स्टेट बन जाता है, और फिर जो वहाँ के किंग विक्टर इमैनुअल II होते हैं वो क्या हो जाते हैं कि वो वहाँ के फर्स्ट एम्परर बन जाते हैं एक यूनिफाइड इटली की। ठीक है, ये जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताया, मैं नीचे क्या करूँगा कि जो नीचे डिस्क्रिप्शन होता है उसमें ये सारे सब पॉइंट, स्मॉल पॉइंट मैं लिख दूंगा, तो अगर आप ट्राई करिएगा तो आप वहाँ से उसको पढ़ लेंगे और थोड़ा सा देख लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और आप क्या करेंगे, एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू गाइस, होपफुल आप अच्छा करिए, मजे करिए, खुश रहिए।